द कश्मीर वाला पे हमारे साथ आज ज्वाइन किए हुए हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के डिप्टी फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है द कश्मीर वाला में। सर, हम जानना बहुत बहुत चाहेंगे शुक्रिया। कि अगस्त 5 की जो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ आपकी हुई, तो क्या उम्मीदें थी मीटिंग से और क्या कुछ सामने निकल कर आया है? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ जो 370 एब्रोगेशन के बाद 35A के जाने के बाद, जी सर। और जिस तरीके से यहाँ पर एक नया सिस्टम स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद पहली बार ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया था, हम्म। और उसमें से कि आगे कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस किया जाए, शुरू किया जाए, जी। लोगों के क्या तासुरात हैं, क्या वो चाहते हैं, जो यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित, हम्म। उसके लिए था। बड़ी अच्छी मीटिंग रही, बड़े ओके। खुल के बात हुई, प्राइम जी। मिनिस्टर ने सभी की बात सुनी, और हम्म। जो लोगों के मन में थी बात उन्होंने वहां रखी है, जी। और एक अच्छा मैसेज गया है। जी सर। जी सर, लेकिन आपको याद होगा कि 5 अगस्त के बाद ये मीटिंग तकरीबन 2 साल का वक्त इसमें ब्रेक एक लगा था, जो यहाँ का पॉलिटिकल प्रोसेस है कहीं ना कहीं रुक गया था। प्राइम मिनिस्टर ने कभी जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ बात करनी नहीं चाहिए, ना ही कोई इससे पहले ऐसी इनविटेशन आई, ना ही कोई मीटिंग्स बीच में हुई। लेकिन इसके बीच एक चीज हुआ कि जिन लोगों को इस मीटिंग में, जो जून में मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ, इस मीटिंग में जिन लोगों को बुलाया गया उससे पहले उन पे कई सारे इल्जाम लगाए गए कि गुपकार गैंग के नाम से बुलाया गया, करप्शन का इल्जाम उन पे लगाया गया, कई सारे इल्जाम लगे। तो क्या समझते हो, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब क्या जरूरत पड़ी कि इन सारे पॉलिटिकल लीडर से फिर से बात करने की? हालांकि ये भी बीच में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की अब जो सियासी मुस्तकबिल जो जम्मू कश्मीर का है उसको यहाँ के नौजवान संभालेंगे, लेकिन अब फिर से वही जो पुराना सिस्टम है उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से उन लोगों के साथ बात करने के लिए मजबूर हुई है। क्या मजबूरियां आप समझ रहे हो, क्या मजबूरियां रही होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? देखिए, भारत में हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, जी। डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है वी एग्री टू डिसएग्री। हम्म। तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, जी। लेकिन जमहूरियत की खूबसूरती इसी में है हम्म। कि अपनी जो आपस में जो विचार हैं हम्म। उनका अ, अ, मतलब एक डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम बैठ सकते हैं, हम्म। आपस में बैठ से बातचीत कर सकते हैं। जी। 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा बदलाव जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो है जम्मू कश्मीर में आया, हम्म। जो भारतीय संविधान और आइन के अंतर्गत आया। पार्लियामेंट ने जो है एक बिल को पास करते हुए जिस प्रकार से किया था, तो हम्म। उसमें से डेफिनेटली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी, खासतौर पर वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि 370 और 35A को नहीं चाहती थी कि वो उसको एब्रोगेट करे, जी। और उन्होंने कई प्रकार की स्टेटमेंट्स भी दी। हम्म। उनकी बातचीत से लगता था कि नहीं, जम्मू कश्मीर में वायलेंस होगा, फिर पत्थरबाजी होगी, बंदूक की तरफ धकेला जाएगा, तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर की सरकार को कुछ एक्शंस करने पे पड़े, कुछ लोगों को अरेस्ट करना पड़ा, नजरबंद रखना पड़ा। लेकिन और उसका फायदा ये हुआ कि कोई भी जो है जान नहीं गई, पत्थरबाजी नहीं हम्म। हुई, गोली नहीं चली, किसी और हम्म। से भी गोली नहीं चली, और जो है एक मतलब एक लगभग ठीक माहौल रहा। हम्म। लेकिन जब ये महसूस हुआ कि नहीं, अभी जरूरत है फिर से जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए, और वो लोग जो मैटर करते रहे हैं, जिनका यहाँ पर रेलेवेंस रहा, जैसे 4 जो चीफ मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स थे, उनको बुलाया गया, 4 जी। डिप्टी सीएम जो थे उनको बुलाया गया, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की थी जिनका रोल रहा है यहाँ पर, हम्म। उनको बुलाया गया जो मैटर करते थे। ये भी बात आई, जम्मू के लोगों ने, कईयों ने कहा कि हमें नहीं बुलाया गया, तो हमने कहा भाई इसमें जम्मू कश्मीर में तो 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं, हर जी। कोई अपनी बात रख सकता है, तो इसलिए लेकिन सभी को नहीं बुलाया जा सकता है, राइट। तो इसलिए कुछ लोगों को बुलाया। अच्छी बात यह हुई कि सभी लोग वहां पर गए और खुल के बात करने का उनको मौका भी मिला, और प्राइम मिनिस्टर ने दिया। हम्म। ठीक है, उनको किसी की बात को रोका नहीं भी आप क्या कहना चाहते हैं, बड़ी जो है तरीके से वहां बातचीत हुई, जिसके हम्म। कारण कि आगे 5 अगस्त 2019 के बाद के उसके बाद कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो, तो हम्म। एक को छोड़ के जैसे महबूबा जी ने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, लेकिन हम्म। लगभग सभी के ये कंसेंसस था कि ये ब्यूरोक्रेटिक रूल है,
अफसरशाही है, लोगों का लिंक टूट गया है। बेशक यहाँ बीडीसी डीडीसी इलेक्शंस तो हुए हैं, पंचायत जी। इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन जो असेंबली का रोल रहता है वो अपना रोल है। तो हम्म, इसलिए जो है यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो, ये जरूर लोगों ने कहा कि उससे पहले यहाँ पर जो है स्टेटहुड मिलनी चाहिए, हम्म, स्टेटहुड मिलनी चाहिए। ये हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, लाल किले से कहा था कि स्टेटहुड आएगा। और और उसने जो होम मिनिस्टर ने भी ये कहा, लेकिन कब आएगा इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। जी। इलेक्शन के बाद आएगा या पहले आएगा, इस प्रकार डिफरेंस थे वहां पर। लेकिन हम्म, ये सारे कुल मिला के एक अच्छा इसका मैसेज गया है। और हम्म, दूसरी बात जो आपने कहा कि उनको कहा गया कि कार गए वगैरह, देखिए जो सियासी तू मैं होती है, हम्म, उस प्रकार की बात जो है वो होती है। आपको याद होगा कि हमारे कमांडर इन चीफ को, बिपिन रावत को, लोगों ने कहा था कि ये गली का गुंडा है। हम्म, ऐसे भी राइट। पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने इस प्रकार की बात। आप अभी पाकिस्तान में इस प्रकार की बात नहीं कर सकते, ठीक है जी, ना। जी, तो जी, जी। इसलिए उसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से आपस में बैठा नहीं जा सकता, या हम्म, पॉलिटिकल तू मैं इस प्रकार की बात होती है। एक ना एक बात कही, दूसरा दूसरी कही। लेकिन बड़ी बात ये थी कि उस मीटिंग पे एक बड़ा अच्छा माहौल भी था, और हम्म, सभी ने इकट्ठे होकर फोटो भी खिंचवाया। हमने ये मैसेज गया कि हम सभी लोग जो है, जो हम्म, भारतीय आइन है उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं, और उसी में, और हम जम्मू कश्मीर में शांति चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि यहाँ पर दहशतगर्दी हो, लोग मारे जाएं, और फिर हम्म, से जो है लोगों को जो है बंदूक की तरफ धकेला जाए। इस प्रकार की बात जो है उस मीटिंग से निकल के। हम्म। ऐसा भी है कि जब 5 अगस्त का डिसीजन लिया, एक तो जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो हटाया गया, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को, जैसे आपने भी कहा, कि इसका स्टेटहुड को जो छीना गया और इसको यूटी बनाया गया। क्या आप समझते हो कि कल जाके इलेक्शन होते हैं, और अगर इलेक्शन से पहले स्टेटहुड को रेस्टोर नहीं किया जाता है, आप सपोज आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से फिर जम्मू कश्मीर में आते हैं, या चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो आप एक यूटी की हैसियत से, एक इसका स्टेट जो है एक यूटी की हैसियत का होता है। क्या आप समझते हो कि आप जो जिस ढंग से आप इससे पहले काम करते थे, क्या वो काम आप फिर से कर पाओगे? देखिए, यूटी और स्टेट के बीच में एक ही जो है फर्क है हम्म, मेनली, वो है कि जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो सेंटर के हाथ में है। हम्म, बाकी लगभग सभी चीजें जो है वो यूटी के, जो कल को सरकार बनेगी, जो भी सरकार बनाएगा, जो भी चीफ मिनिस्टर रहेगा, तो उनके हाथ में रहेगी। ये हम्म, ठीक है। यूटी में जो प्रोटोकॉल में उनका दर्जा थोड़ा कम है, हम्म, लेकिन रोल में कोई कमी नहीं है, होम मिनिस्ट्री को छोड़ के। और ये भी क्यों है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारा मानना है कि हम प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। प्रॉक्सी वार के लिए आपको चाहिए कि चाहे वो बॉर्डर के ऊपर फौज है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, बीएसएफ है, और हम्म, पुलिस जो है वो एक हाथ में रहे, ताकि जो है डिवाइडेड कंट्रोल ना रहे। तो उसके मुझे लगता है, जो मेरा मानना है, इस कारण से यूटी बनाया गया है। यूटी कोई जो है इसलिए नहीं कि कोई यहाँ के लोगों का जो स्टेटस को डाउनग्रेड करने के लिए मजबूरी थी। जी, क्योंकि अगर स्टेट होगा तो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जो है किसके हाथ में रहेगा, वो स्टेट के हाथ में रहेगा। तो ये एक मतलब टेम्पररी जो है जो एक अरेंजमेंट है, और मुझे लगता है कुछ जल्दी जो है यहाँ स्टेटहुड मिलेगा। और चीफ मिनिस्टर या जो भी सरकार बनेगी, जिस किसी भी की बनती है, उनके हाथ में सारी वो पावर्स रहेंगी जो कि एक स्टेट के पास है, सिर्फ होम मिनिस्ट्री को छोड़ के, लॉ एंड पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के। जैसे पीएम मोदी की ऑल पार्टीज मीटिंग में सब लोग आए, क्योंकि तकरीबन 2 साल होने को थे, तो मीटिंग हुई। इससे ये भी अंदेशा लगता है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने ये समझा कि यहाँ जम्मू कश्मीर के हालात अब सही हो चुके हैं, अब वक्त आ चुका है कि हम जम्मू कश्मीर के सियासतदानों के साथ बात करें। तो अगर उस लिहाज से हालात सही बने हैं, तो मुझे लगता है कि शायद, क्या आप नहीं समझते हो कि स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए भी हालात सही बने हैं, या उसके लिए कोई और अलग से पैरामीटर्स है जिनको देखना होगा? हाँ बिल्कुल, आपने जो पहली बात कही बिल्कुल सही कही कि सेंटर को भी ये जो है लगा कि अभी वक्त आ गया है हम्म, कि हमें पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाहिए। जी, और जो जमहूरियत है उसमें सभी जो लोग हैं, हम्म, सभी जब मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ, ठीक है, तो इसलिए सभी को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो वो इनिशिएटिव उन्होंने लिया। ठीक, हाँ, जो स्टेटहुड का है, कि जी, बिल्कुल मैं कहता हूं कि स्टेटहुड मेरे मानने से या किसी के मानने से नहीं होगा। क्योंकि हाँ, मुझे लगता है कि जब ये कमिटमेंट है, और ये मतलब है कि स्टेटहुड आएगी। ये जी, तो जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं,
जो सभी जानते हैं कि कब जो है स्टेटहुड देनी है, वो बात करेंगे, और बात करते हुए वो जब भी समझ होगा और वो उसके बाद स्टेटहुड आएगी। ओके। और इसके मेरे साथ मानने से आनी चाहिए, डिमांड करने से नहीं होगा। ठीक है, जी डिमांड कोई भी कर सकता है। जी जी। ठीक है, वहां हुई प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में ये डिमांड हुई हम्म कि नहीं जी स्टेटहुड पहले दे दीजिए, लेकिन हम्म उन्होंने जो कहा पे वो तो अल्टीमेटली आएगी आएगी। तो हम्म ये तो वो तय करेंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम्म बाकी जो पैरामीटर्स है उनको देखते हुए कब स्टेटहुड उन्होंने देनी है, तो इलेक्शन से पहले देनी है या बाद में देनी है, वो डेफिनेटली उनके जेरे नजर है, और वो जरूर जो है जब ठीक वक्त आएगा तो वो आएगी। जी। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी जो सरकारी जॉब्स या लैंड को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं थी, बल्कि कुछ और रियासतों को भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। हालांकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का, चाहे आप आतंकवाद जिसे कहते हैं या मिलिटेंसी कहे या सिक्योरिटी इश्यूज जो है, उनके साथ इसका बिल्कुल कोई लिंक नहीं है। क्या आप समझते हो कि जैसे बाकी स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है जॉब्स और लैंड को लेकर, जम्मू कश्मीर को भी उसी प्रकार की वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिलनी चाहिए? क्योंकि आवाजें कई कई सारी जगहों से उठ रही है, जम्मू के कई इलाकों से ये आवाजें उठ रही है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ का भी यही डिमांड रहा है, क्योंकि मेरा एक इंटरव्यू उनके एक लीडर से हुआ था, तो उसने भी यही कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जॉब्स और लैंड को लेकर हमें मिलनी चाहिए। क्या जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी का जम्मू कश्मीर कैडर है, क्या ये नहीं समझना है जरूरी कि यहाँ पर भी अगर वैसी जैसे बाकी स्टेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दे रखी है, जम्मू कश्मीर को भी उसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जॉब्स और लैंड को लेकर होनी चाहिए? शाकिर साहब, मैं आपको याद करवाऊंगा जी। कि पहले एक यहाँ पर एक ऑर्डर निकला, हम्म। जबकि ये सारा कुछ ओपन कर दिया गया। जी। याद करिए आप। ठीक है, तो डोमिसाइल के लिए नहीं था। ठीक है, हम्म तो तब जो है हमने भी बात कही, मैंने कहा कि अगर फोर्थ क्लास का भी के लिए भी वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होगा तो फिर क्या क्या होगा। हम्म ठीक है, तो इसलिए फर्क जितना है, पहले 35A के अंडर जो था वो जो है स्टेट सब्जेक्ट था, जब बाकी लैंड और जो जॉब की बात है वो था। अभी फर्क इतना, उसमें डोमिसाइल आ गया। डोमिसाइल में ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट के साथ साथ वो लोग जो 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम्म ठीक है, तो उनके लिए ये है कि वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसे स्टेट सब्जेक्ट को तब जो राइट्स थे, तो डोमिसाइल जो है 15 साल से लगातार अगर कोई यहाँ रह रहा है तो हम्म उसको वो हक मिलेंगे, और ये नेचुरल जो है ये हक है। आप देखेंगे कि यूरोप, हम 21वीं सदी में है, अगर हम देखते हैं कि यूरोप में कई ऐसे देश हैं कि अगर कंट्रीज हैं जिसमें अगर एयर स्पेस पर उसमें जहाज में कोई बच्चा पैदा होता है तो वहां का वो जो है सिटीजन बन जाता है। तो जी हम जो है वो जो क्लोजनेस से जो पहले होता रहा वो नहीं रह सकते। इसलिए अभी देख जो है, इसलिए मैं कहता हूं, जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे, जी। अच्छा, वो 3-3 पीढ़ियों से रह रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो उनके एजुकेशन के भी राइट्स नहीं थे, उनको बाकी चीजें नहीं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी बना नहीं सकते, घर नहीं बना सकते। तो ये ज्यादती थी, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के बाद जो है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी थी, उसमें से थोड़ी सी तरमीम लाई गई है जी सर, कि अभी 15 साल। हम समझ सकते हैं कि जैसे हाँ, गोरखास या 15 वेस्टर्न साल, मेरी बात पाकिस्तानी पूरी होने दीजिए। रिफ्यूजीज। 15 हाँ, 15 साल में जो रहता है उसको वो हक मिलेगा, नंबर 1। हम्म नंबर 2 है कि इन्वेस्टमेंट आने के लिए, अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड का जो है, हम्म एग्रीकल्चर लैंड कोई खरीद नहीं सकता यहाँ, हम्म वो भी यहाँ तक थे। यहाँ ये भी जम्मू में आपने भी सुना होगा, कुछ ऐसी भी कम्युनिटीज है जैसे ट्रेडिंग कम्युनिटी है, उनको कहा भी आप जमीन नहीं खरीद सकते, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते, हम्म किसान ही खरीद सकता है। वो अभी भी कानून जम्मू कश्मीर में है, अभी भी है। ठीक है, डोमिसाइल का कानून जो है हिमाचल में है, वहां जाके मैं आप जो है हिमाचल में जाके एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते। हम्म उसी तरीके से यहाँ कोई भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता जो है। ठीक है, हाँ, स्टेट ने ये कहा कि अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट लैंड है, जो कुछ ऐसे एरियाज डिमार्केट किए जाएंगे, यहाँ पर जो है जी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनेंगे, वो जी भी जो है वहां से इन्वेस्टमेंट आएगी, फैक्ट्री लगाने के लिए आएगी, और उसके तक उसको उतना हक मिलेगा। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जैसे शेख अब्दुल्ला साहब के वक्त जो है चिन्हाब टेक्सटाइल मिल जो है उसको जो है वो एक दी गई थी जगह। जी ठीक है, आज 10,000 नौजवानों को वो नौकरी दे रही, एक मिल है जी। चिनाब टेक्सटाइल मिल।
तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आई नहीं। उसमें से जो यहाँ पर था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था, जो है दहशतगर्दी थी, बाकी चीजें थी, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी। अगर हम जम्मू कश्मीर में जितनी सरकारी नौकरियां जितना ज्यादा है, इतना किसी भी स्टेट में नहीं है। एक दिन एलजी साहब कह रहे थे कि यूपी में शायद 24-25 करोड़ की आबादी है और 2.5-3 लाख के लगभग वहां सरकारी मुलाजिम। यहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख है, यहाँ 4 लाख के लगभग सरकारी मुलाजिम है। तो सरकारी नौकरियों में कितने लोगों को, नौजवानों को नौकरी दे सकते हैं? तो आपको प्राइवेट सेक्टर लाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ टूरिज्म के ऊपर कितना चलेंगे आप? तो यहाँ फैक्ट्रियां लगे, बाकी लगे, जहां जहां भी जो स्पेस है, उसके लिए सरकार ने ये प्रबंध किया है कि ऐसी जगह है जो ऐसे बैरन लैंड्स पड़ी है, गवर्नमेंट लैंड्स हैं, जिन पर नजायज कब्जे भी हो रहे हैं, वहां जो है बाहर की जो लोगों के इन्वेस्टर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी फैक्ट्री बनाए, और वहां पर उनको एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगी। ठीक है, क्वार्टर में रह सकेंगे, लेकिन उनको वो लैंड जो है उस प्रकार की नहीं मिलेगी जैसे लगता है कि जिससे डेमोग्राफिक चेंज होगा। बहुत सारे कानून की जो सेफगार्ड्स किए गए। जी डॉक्टर साहब, मैं ऐड करना चाहूंगा क्योंकि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे हैं और उस वक्त आर्टिकल 370 या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो 35A की सूरत में हमें यहाँ मिली थी वो तब थी। लेकिन क्या आपको नहीं लगा था तब भी फिजिबल एटमॉस्फेयर था इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, या फॉरेन जो जो बाकी स्टेट्स के लोग आते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको लीज पे तब भी जमीन मिलती थी? तो उसके लिए हर वक्त मुझे लगता है कि एटमॉस्फेयर फिजिबल था और किसी को कोई रुकावट नहीं थी। हालांकि तब 99 साल के लिए जो है लीज पे जमीन दी जाती थी उनको। और आज जो इंडस्ट्रीज जहाँ सेट हुई है वो कुछ साल पहले हुई है। जैसे चिनार की आपने बात की, चिनार ने भी कब यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, तो रुकावट कहाँ थी अगर वो तब भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते थे? मैं आपको कहूंगा, आप मीडिया से संबंधित है, एक डाटा निकालिए। जी सर। ठीक है, हिमाचल पहले था पंजाब का हिस्सा, कुछ नहीं हो रहा था, तो हिमाचल वालों की ये थी कि हमें अलग किया जाए। आज बद्दी में जाके देखे कितनी फैक्ट्रीज लगी, बाकी जगह। जम्मू कश्मीर में नहीं आया। कश्मीर में तो हम समझ सकते हैं कि वहां लैंड इतना ज्यादा नहीं है जहां बड़ी फैक्ट्री लगाई सकती, लेकिन जम्मू में तो था। जम्मू तो इतने पहाड़ है, इतनी जगह है, नहीं आई इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको एक जो है फैक्ट्री का किया, वो भी शेख साहब की मेहरबानी से उस समय कठुआ में आई, उन्होंने स्पेशल कंसेशन दी उनको, अदरवाइज यहाँ नहीं होता था। यहाँ रेड टेपिज्म इतना ज्यादा, लीज तो नहीं मिलती थी। पीछे इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेंटर में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब जो है कई लोगों को जो है इनवाइट करने के लिए उनको बड़े बड़े वो इंसेंटिव दिए गए। लोग आए, यहाँ पर असेंबली यूनिट्स बनाए, यहाँ पर आके सब्सिडी खाई और चले गए। अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अभी बहुत फर्क है, उसमें बहुत बड़ी तरमीम लाई गई है, लेकिन नहीं आते थे वो। और जब यहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो ऐसा था, वहां जाके आप जब दिल्ली में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, बॉम्बे में, अभी 4 दिन पहले मैं बॉम्बे में था, उनको थोड़ी मालूम है भाई जम्मू और कश्मीर में कितना फर्क है। तो जम्मू में फिर भी पीस है, उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर चल रहा है। अभी जो है एक माहौल बना है, और इस तरह में आप देखेंगे आने वाले वक्त में, अगर डाटा पुराना देखें आप, पिछले 70 साल का डाटा लेके और आने वाले 10 साल का जब डाटा देखेंगे, इन्वेस्टमेंट बड़े स्केल पर आएगी। और हमारे नौजवान है, कश्मीरी कितने नौजवान है जो पूरे देश में जाके, मिडिल ईस्ट में जाके, यूरोप में जाके नौकरियां कर रहे हैं। अरे भाई, अगर हमें यही अगर नौकरी मिलती है जम्मू कश्मीर में, तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है, माँ बाप को, बुजुर्गों को छोड़ के? वो ऐसा माहौल बनेगा। आज तक का डाटा जो है आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर आई। छोटे छोटे लोग हैं, लोकल लेवल के लोग हैं, जो छोटी छोटी जो है स्मॉल यूनिट से, बड़ी बिग इंडस्ट्री तो आई नहीं यहाँ। और बिग इंडस्ट्री जैसे HMT था, जैसे कश्मीर में तो बंद हो गई वो। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा स्कोप है जहां पर, अगर बड़ी इंडस्ट्री आए, कश्मीर में आए, जहाँ कालीन है बनते हैं, बाकी चीजें बनती है, कितने लोगों को ये दस्तकारी के लिए आए। छोटे छोटे यूनिट्स हैं, घरों में तो कर रहे हैं बेचारे, लेकिन उनके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हमारे यहाँ कोई बड़े इन्वेस्टर तो है नहीं जम्मू कश्मीर में। बाहर काला आएगा, वो देखेगा मुझे कितना प्रॉफिट होता है, मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो कहीं मेरी कैपिटल मारा तो नहीं जाएगा। तो इसलिए वो जो माहौल था, उस माहौल में बदलाव आएगा और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये इस चीज को समझना चाहिए। जी, ऐसे भी कई सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि, बता रहे हैं कि क्योंकि आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेक्युलर है, हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो सेक्युलर कंट्री है,
यहाँ पर ऐसी डिमांड्स आना कि जम्मू कश्मीर में अगली बार हिंदू चीफ मिनिस्टर आएगा, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ने काफी टाइम गुजारा, अब हिंदू की बारी है, मजहब की बुनियाद पर लोगों को डिवाइड करना, मजहब की बुनियाद पर लोगों से वोट हासिल करना, कैसे देख रहे हैं डॉक्टर साहब इस चीज को? देखिए, ये वो लोग हैं जिनका कोई वजूद नहीं है इस प्रकार की बात करने का। जी एक बार जब मैं डिप्टी सीएम था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ मेरी ऐसे बात हो रही थी। मैंने कहा ये प्रकार की कैसी जो है लोग भाषा बोलते हैं। कुछ लोग, जी कोई मीनिंगफुल आदमी जो है, भारतीय जनता पार्टी तो हम गारंटी देते हैं, किसी ने नहीं कहा, जी। ठीक है, और किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल आदमी की किसी की स्टेटमेंट नहीं है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से पूछा भाई ये क्या है, तो उनका पता ना क्या कहना था, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, जी कहते हैं चीफ मिनिस्टर हिंदू या मुसलमान नहीं होता, चीफ मिनिस्टर होता है। और राइट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर आदमी को, अगर हमारा 1% का जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो ये भारत का संविधान है, उसमें हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं बनता या सिख के नाम पर नहीं बनता। उसको विश्वास है तो उसके कारण बनता, कोई भी बन सकता है। लेकिन इस प्रकार की बात करना जो है वो आइन के भी खिलाफ है, गैर कानूनी है और सेक्टेरियन अप्रोच है। ठीक है, अगर कोई ऐसा हिंदू है या सिख है या ईसाई है या इवन बौद्ध भी है, अगर वो ऐसा है जिसको अगर पूरा असेंबली में कॉन्फिडेंस है, इतने लोग उसको सपोर्ट करते हैं, एमएलए या पार्टी उसको आगे करती है, तो बन जाता है, तो वो उसको आइन, उसको कानून उसको रोकता नहीं है। जी लेकिन ये डिमांड करना कि आगे चीफ मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई कानून नहीं बताता कि पहले मुसलमान था तो इस बार हिंदू ही होना चाहिए, ऐसा कोई जी। कानून नहीं है। जो इस तरह की जो बात करते हैं वो आइन की भी तौहीन करते हैं और उनकी ये राइट। सेक्टेरियन अप्रोच है जो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं। डॉक्टर साहब, अभी डिलिमिटेशन का सिलसिला चल रहा है, तो जम्मू से लोग डिमांड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पे जम्मू डिवीजन को जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है, बल्कि कश्मीर का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। जब हमने इसका थोड़ा सा रिसर्च किया, हमने एनालाइज किया इस चीज को, तो हमने पाया कि जम्मू को, अगर हम आबादी के लिहाज से देखें, जम्मू को कुछ परसेंट एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन मिली है एज कम्पेयर टू कश्मीर। लेकिन इसके बावजूद भी ये डिमांड्स आ रही हैं कि यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। हालांकि आप भी सरकार में रह चुके हैं, आपने भी देखा होगा कि आपके पास भी डेटा रहा होगा, आपने डेटा को एनालाइज किया होगा, तो कहां पर प्रॉब्लम रही है और इस चीज को अभी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है? कैसे देख रहे हो आप इस डिमांड को? शाकिर जी, इतना मैं कहूंगा जी कि ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जम्मू में इस प्रकार की आवाज है। और जैसे हम हैं, हमने भी जी बात कही, तो हमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन, एक शक है, जी। शक है। और उसके आधार यह है, 2002 का जो वोटर लिस्ट निकालना है, हम्म तो जम्मू प्रोविंस के, जब जब जम्मू प्रोविंस की बात करता हूँ, सिर्फ मैं हिंदू की बात नहीं करता, राजौरी, पुंछ, डोडा, बाकी जो है, जो बाकी मुस्लिम एरिया से इंक्लूडेड, हम्म। पहाड़ी इलाका इंक्लूडेड और जम्मू जी भी इंक्लूडेड, उसमें जम्मू की जो लिस्ट है वोटर, वो कश्मीर से उसके वोट ज्यादा है। ये ठीक है, लोग कहते हैं जी कोई मर गए, उनको काटा नहीं गया, बाकी नहीं क्या काटा गया। लेकिन जी आज भी अगर वोट जो सारा होने के बावजूद भी कश्मीर के अभी थोड़े ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं। नंबर जी। वन। नंबर है, आप अगर ग्रोथ रेट देखेंगे आप, 1941 को पहला सेंसस हुआ, उसके बाद डिवीजन हुआ, इसलिए वो सेंसस जो है, क्योंकि पीओके जो है उसमें से चला गया, 51 में नहीं हो सका, 61 का लीजिए, जी 71 का लीजिए, 81 का लीजिए, 1901 का लीजिए और 11 का लीजिए। अब ग्रोथ रेट देखिए, ग्रोथ रेट देखिए, कश्मीर में बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट बताया, ठीक है, जी बहुत ज्यादा है। और मेल और फीमेल का डाटा आप लेंगे तो मेल्स का काफी ज्यादा बताया गया, फीमेल्स का कम बताया गया। जी। जो फिगर्स हैं वो लोगों को वो जिन्हें के शक में डालती है। हम्म अभी आधार कार्ड है, आधार कार्ड वैसा है जिसका हर किसी ने बनाया, हम्म। उसकी फिगर्स देखें आप, जम्मू और कश्मीर की देख, ठीक है, तो ऐसा शक है, ठीक है। जी हमने बात रखी जो है रखी है, ठीक है, डाटा जो है एक्ट में 2011 का सेंसस, जी। ये ठीक है। लेकिन ये लोगों ने बात रखी, हमने भी बात रखी कि ये भी चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसा लगता है हमें कि मैनिपुलेटेड फिगर्स हैं, ठीक जी। है, उसको ध्यान में रखा जाए, कमिश्नर उसके ध्यान में रखे, ठीक है। डॉक्टर तो साहब ऐसा भी है ना कि जहां पूरे अब मुल्क में जो है। मेरी पूरी बात होने दे, जी पूरी जी बात होने जी दे, जी। मैं आप प्लीज ही की प्लीज प्लीज। बात ना। यस प्लीज। तो कमीशन ने कहा देखिए ये ठीक है, लेकिन एक्ट जो बताता है वो 2011 का सेंसस जी कानून वो है, ठीक है। जी लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी फैक्टर्स है,
एरिया ये एक्ट में है। जी टोटल एरिया कश्मीर का एरिया है 15,000 या 16,000 स्क्वायर किलोमीटर का। जी जम्मू प्रोविंस का एरिया है जो है 26,000 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा है टेरेन। कश्मीर लगभग मुझे लगता है 70% प्लेन है और प्लेन है 30% हिली है। राइट जम्मू में उल्टा है। मैं एग्जैक्टली एग्जांपल दूंगा, लद्दाख की सीट जो है 1,75,000 के ऊपर लोकसभा सीट थी, जी ठीक है। जम्मू वेस्ट की सीट है लगभग 2 लाख के ऊपर। जम्मू वेस्ट और गांधीनगर की सीट लद्दाख की लोकसभा सीट से ज्यादा है। क्यों? जी क्योंकि जब हिली एरिया है तो हम्म उसमें होता क्या है कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आपका एमएलए है, हम्म एमपी है, वो आसानी से लोगों से मिल सके और लोग आसानी से उसके पास आ सके। जी मतलब है तो ज्योग्राफिया भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम्म सिविल एम्यूनिटीज जो है, हम्म हेल्थ है, एजुकेशन है और बाकी चीजें हैं, उसका भी वो होता है। तो वो चीज जो है एक्सेप्ट हुई है, वो हम्म एक्ट में भी है। तो इसलिए उसके आधार पर ये सारे पैरामीटर्स को सामने रखते हुए तो जो होगा वो जम्मू और कश्मीर अलग अलग करके नहीं होगा। हम्म जम्मू कश्मीर एक यूनिट के तौर पर जो पैरामीटर ये हैं उसके आधार पर जो है ये डिवीजन होगा। यहाँ पर जो है इसका हक बनता है। मान लो हो सकता है कि जम्मू जम्मू शहर में जो है ज्यादा पॉपुलेशन पर सीट मिले जी और कुपवाड़ा में जब वहां पर कम पॉपुलेशन पर बढ़े, ठीक है। इसी तरीके से श्रीनगर सिटी में और रजौरी पुंछ में उसका फर्क हो सकता है। हम्म और ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखेंगे। अब आप देख लीजिए, हिमाचल चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए, जितने भी हम्म हिली एरियाज हैं हम्म वहां पर कम पॉपुलेशन के ऊपर हिली एरिया में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है और प्लेन में जो है ज्यादा पॉपुलेशन के ऊपर जो है कम रिप्रेजेंटेशन है। और हम्म खर्चा भी वैसे होता है। पहाड़ में कुपवाड़ा में जो सड़क आप बनाते हो और जो है जो अनंतनाग में सड़क बनाते हो, जहां 1 किलोमीटर बनेगी या 10 किलोमीटर बनेगी, वहां शायद 2 किलोमीटर ही बने। तो डेवलपमेंट के लिए भी जो है वो पैरामीटर है। तो ये सारी चीजें हैं डिलिमिटेशन कमीशन, क्योंकि वो जो है डिलिमिटेशन कमीशन किसी कंट्रोल में नहीं है, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो और राइट सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज है उसमें, वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि किसी को शक शुबा नहीं रहे। डॉक्टर साहब डिलिमिटेशन कमीशन से कई सारे जो सियासी जमातें भी मिली और समाजी जमातें भी मिली, उसमें पंडित्स की एक डिमांड ये रही है कि यूनियन टेरिटरी विद इन द यूनियन टेरिटरी हमें चाहिए, जम्मू कश्मीर में एक अलग हिस्सा अपने लिए चाहिए। ये भी एक डिमांड आई थी और कुछ लोगों ने ये डिमांड की थी कि जम्मू को स्टेट बनाया जाए और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया जाए। मजहब की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ये चीजें आप कैसे देखते हो कि जो पंडित्स की ये डिमांड रही कि हमें मजहब की, या सिख्स की भी यही इसी किस्म की एक डिमांड रही कि मजहब की बुनियाद पर हमारे लिए सीट्स को रिजर्व किया जाए। पंडित्स की ये डिमांड रही कि हमारे लिए सीट्स को रिजर्व किया जाए मजहब की बुनियाद पर। एक सेक्युलर में कंट्री में क्या इन चीजों की, इन डिमांड्स की कोई जगह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके जी बाहर हम नहीं जाते, जी ये साफ बात, ठीक है। जहां तक सेपरेट स्टेट की मांगे हो सकती हैं, हम्म बीजेपी की नहीं है, अलग अलग लोग रख सकते हैं। जी जैसे हम कहते थे 370 तोड़नी चाहिए, कुछ लोग आज कहते हैं कि हम संघर्ष करेंगे 370 लाने के लिए। ये हम्म डेमोक्रेटिक राइट है हर किसी का, हम उनको नहीं पे आप क्यों बोल रहे हो? ठीक है, आर्गुमेंट के आधार पर जो भी होगा तो डिमांड रख सकते हैं। हम्म लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम जो है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जो आइन में लिखी चीजें हैं, उसके बाहर हम नहीं जाते। और सेपरेट जम्मू स्टेट का हमारी डिमांड नहीं है बीजेपी, ये मैं आपको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड में ये कह रहा हूं। जहां तक कश्मीरी जो है पंडित्स की बात है, उन्होंने ये जरूर मांग रखी है। और कुछ लगता भी है कि जैसे आपने देखा कि जो अपने भारत के जो आइन है, हिंदुस्तान का जो आइन है, जी उसमें एंग्लो इंडियंस के लिए कोई नॉमिनेशन, हम्म एंग्लो इंडियंस के लिए कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं, यहाँ भी होते थे, एमएलसी के लिए होते थे। जैसे विमेन के लिए जी 2 सीटें जो है, अगर ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं आए तो 2 जो विमेन को नॉमिनेट किया जाता था और उनको पूरे हम्म एमएलए के राइट्स बन जाते थे, ठीक है। हम्म तो उनका इस प्रकार की मांग जरूर आई है हम्म कि उनको जो है डिलिमिटेशन करके उनको पर्टिकुलर हिंदू सीट बनाई जाए या सिख सीट बनाई जाए या हम्म कश्मीरी हिंदू सीट बनाई जाए। वो हमारा आइन जो है उसको अलाउ ही नहीं करता, जी उसका प्रोविजन ही नहीं है। हाँ, नॉमिनेशन के लिए
जो है ये डिमांड है, और जी। हम भी मानते हैं कि कुछ चीजों के लिए इस प्रकार की बात होनी चाहिए ताकि उनकी से बने, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनका से बने, लेकिन उनकी नॉमिनेशन हो, जी। ना कि जो है कम्युनल लाइंस के ऊपर, जो है कास्ट लाइंस के रिप्रेजेंटेशन ऊपर जो मिले। है वहां रिप्रेजेंटेशन का सीटें डिलिमिट की जाए। इस हम्म। प्रकार की कोई हमारा हिंदुस्तान का आइन इसको अलाउ नहीं करता है। हाँ, इतनी बात जरूर हमने रखी, हम्म। और जो इलेक्शन कमिश्नर और डिलिमिटेशन कमिश्नर ने कहा, ये जो सारी बातें हैं ये डिलिमिटेशन की यूरिसडिक्शन में नहीं है, ये मैं भी साफ कह दूं। हम्म। डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसकी यूरिसडिक्शन में नॉमिनेशन देना कोई उनकी यूरिसडिक्शन में नहीं है। इस रिपोर्ट में इस प्रकार की बात नहीं आई कि भी उनको दे दिया, जी। ये भी साफ लोगों को क्लियर होना चाहिए। हाँ, हमने ये जरूर कहा वो भी इनकी यूरिसडिक्शन में नहीं है। क्या? ये जो 24 सीटें हमने पीओ के लिए रखी है, 24 सीटें जो मुजफ्फराबाद है, पुंछ है, मीरपुर है, गिलगित बाल्टिस्तान है, 24 सीटें हैं। ये हमने कहा कि वहां के लोग यहाँ हैं, और मैं वहां यहाँ के लोग वहां अगर हैं तो उनको नॉमिनेट किया जाए, ताकि वो वहां के लोग, वहां पर भी लोग पाकिस्तान से बड़े दुखी हैं, तो वहां जाके अगर इस प्रकार की बात उनको मिलती है तो वो लोग उनकी बात करेंगे। ये पाकिस्तान में उन ऐसे लोग जो यहाँ से गए हैं, जम्मू से गए हैं, कश्मीर जो है उसमें वैली से गए हैं, जहां भी रहते हैं, उनको वहां मुजफ्फराबाद की असेंबली में उनके लिए सीटें रिजर्व है, उन्होंने अपनी आइन में दिया हुआ है। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड, आप अगर आप इंटरनेट से निकालेंगे आपको मिल जाएगा। तो वहां क्या है, जम्मू 1, जम्मू 2, मान लो श्रीनगर 1, श्रीनगर 2, तो श्रीनगर से जो माइग्रेट होके गए इस्लामाबाद में रह रहे हैं, सिंध में रह रहे हैं, वो एक वोटर लिस्ट बनती है, और वो उनका जो वो वोट डालते हैं उस कैंडिडेट को डालते हैं जो श्रीनगर का कभी रहने वाला था। मैंने एक जो है, हम श्रीलंका में गए, वहां कोलंबो में थी, तो वहां मुजफ्फराबाद के स्पीकर से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा आप कहाँ कहते हो, शायद सोपुर का कह रहे थे, हम सोपुर में रहते थे, आजकल मैं कहना कहाँ रहते हैं, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, यहाँ पाकिस्तान में इस्लामाबाद। मैंने कहा ये कैसे कि आप हमारे कश्मीर से आए हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, और आप चुने गए हैं जो है मुजफ्फराबाद असेंबली के लिए। कहने के वहां से हम जो लोग आए हैं हमारे लिए सीटें रिजर्व है वहां, ऐसे ही हमारी 24 सीटें पार है। वो जरूर हमने मांग रखी कि उनको भी जो है डी फ्रीज करके ऐसे लोगों को रिजर्वेशन दी जाए असेंबली में, लेकिन वो डिलिमिटेशन कमीशन के जेरे नजर नहीं है, वो नहीं कर सकते। और कल मैंडेट नहीं को, है उनका। हाँ, उनका मैंडेट नहीं है। कल को पार्लियामेंट कर सकती है, बाकी कर सकते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन नहीं कर सकता। और एक्ट जो है, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जिसके तहत यहाँ पर जो है इलेक्शन होने हैं, उसमें वो उसका प्रोविजन नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर सपोज कल जाके पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन एक साथ, जैसे उन्होंने डीडीसी इलेक्शन लड़ा था, आज फिर से वो एक साथ इलेक्शन, अपकमिंग असेंबली इलेक्शन जो रहेगा वो लड़ेंगे, क्या आप उसको अपने लिए एक चैलेंज देखते हो? देखिए, जहां तक कश्मीर की बात है, डेफिनेटली डेमोक्रेसी में हर किसी का हक है इकट्ठा होकर लड़ने का। और जो महबूबा जी ने जिसके कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी, इस प्रकार की बात कही है, और डीडीसी इलेक्शन में जैसे हुआ था तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हमें लगता है कि ये जो लोग है, चाहे एनसी है चाहे पीडीपी है, जो ये नारे लगाते रहे 370 को लेके, बाकी है, रिश्ता टूट जाएगा, ये होगा वो होगा, आज हमारी जानकारी में कश्मीर का नौजवान इनको पूछ रहा है, आम लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ भाई, आप जो आपने 72 साल हमें गुमराह किया, जो वहां से फीडबैक, हमारे फीडबैक मिलता है, हम जो है बंदूक की तरफ धकेला, पत्थरबाजी की तरफ धकेला, अंडर डेवलपमेंट की तरफ धकेला, कितने लोग मारे गए, और आज जो है, आज आप कह रहे हो कि जो है, तो इसलिए लोग इनको पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। और मुझे लगता है कि हो सकता कि आने वाला इलेक्शन जो है वो सरप्राइजिंग हो। कुछ लोग जैसे कोई और थर्ड अल्टरनेटिव जो है, कौन होगा मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसे नौजवान हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, वो मुझे लगता है कि इन लोगों को जो है वो फेस करना पड़ेगा। और इसी कारण से पीडीपी जो है, लगता है कि डिलिमिटेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के, जो है बाकी चीजों को लगा के, तो इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, और वो लोगों को फेस नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास कोई इसके लिए जवाब नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि चैलेंज की बात मुझे लगती नहीं है।
जहां तक जम्मू की बात है तो जम्मू में भी और कश्मीर में भी बीजेपी भी अच्छा करेगी, इस प्रकार की हमें लगता है। डॉक्टर साहब, ऑल पार्टीज मीटिंग में जब आप थे वहां पे आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कोई बात नहीं हुई, इसलिए बात नहीं हुई, बताया गया कि ये सब जुडिस है, इस पे बात करना जो है कानूनी तौर जायज नहीं है। लेकिन आप ही की पार्टी के कई सारे नेता जो पब्लिक रैलीज में आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से ये जजमेंट देते हैं कि ये कभी रेस्टोर नहीं हो पाएगा। कितना जस्टिफाइड है ये? क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है? देखिए मैं बताता हूं अंदर की बात, ऐसा नहीं है जी कि वहां पर बात नहीं हुई। मैं नाम ले रहा हूं, फारूक साहब एनसी की तरफ से बोले, उन्होंने 370 की और 35A की बात की। जी, बेग साहब ने ये आजाद बात साहब बोले, उठाई थी, उन्होंने बेग भी साहब की। ने उठाई थी। हाँ उन्होंने भी की, महबूबा जी ने उठाई, जी बाकी लोगों ने भी उठाई, जी उन्होंने भी लिखाई। और ये भी कहा कई लोगों ने, जैसे तारिक आमी साहब थे, देखो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, क्योंकि जी मैं जो ये आपको बड़े खुल के मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जी इसलिए करूँ कि जम्मू और कश्मीर के बीच में अगर डायलॉग शुरू करना है, हम्म बातचीत करनी है, तो जैसे आप साफ बात, जब कानून के दायरे में बात हम करेंगे, साफ गोई से बात करेंगे, तो मुझे हम्म लगता है कि वो दूरियां कम हो सकती हैं। तब मैं कर रहा हूँ, तो जी इन्होंने बात रखी। लेकिन एक जरूर जो है बात आई कि जो है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जेरे नजर है, तो इसलिए इसको डिस्कस करना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है। जी ठीक है, इस प्रकार की बात आई। लेकिन राइट उसको प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा, या होम मिनिस्टर ने कहा, या किसी और सरकारी जो है केंद्र के गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा नहीं है। कश्मीर हम्म के ही लोगों ने इस प्रकार की बात की, चर्चा की। ठीक हम्म है, तो ये बात आई, उस पर चर्चा हुई, लेकिन किसी को रोका नहीं गया। जी ये ठीक है कि अगर मान लो कि इस पर बातचीत होती है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर कॉग्निजेंस ले, तो सुप्रीम हम्म कोर्ट का मामला है। हम्म लोकतंत्र में हर आदमी जो है अपनी बात करता है, और वो उसको उसको पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। अगर कानून हम्म के जैसे सुप्रीम कोर्ट में मसला, तो कितना मैं रिस्क ले रहा हूँ, वो तो हम्म खुद तो देखेगा ना। तो इसलिए मैं अब क्यों बोल रहे हो भाई, मैं बीइंग उसको कैसे सीनियर अभी लीडर अभी ऑफ द अभी बात पार्टी, कर सकता बीइंग सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी, आप कैसे देखते हो उस बयानबाजी को जो आपकी पार्टी के नेता जो है जम्मू कश्मीर की हूं? देखिए गलियों में कर देखिए, रहे हैं? मेरा मानना है कि जी अगर लोगों को ये हक है, कल को लोग जो है अपना मैनिफेस्टो निकालेंगे जी और वो कहेंगे अभी हमने 370 को रिस्टोर करना है। महबूबा जी राइट तो कह रही है, बाकी लोगों के भी एजेंडे पर है। राइट हम कह रहे हैं अभी आ नहीं सकता, हम्म ये हो गया, ये चनाब से और झेलम से पानी निकल गया, वापस नहीं आएगा। जी और ये पूरी दुनिया में, हर लगभग मैं कहता हूँ मिडिल ईस्ट में, यूरोप ने, सभी लोगों ने, पाकिस्तान को छोड़ के सभी ने मान लिया है हम्म कि जो हिंदुस्तान की जो पोजीशन है कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो उन्होंने एक्सेप्ट की है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, हाँ सुप्रीम कोर्ट जेर नजर है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देते हैं ये कोर्ट के ऊपर है, उसको डिपेंड करेगा आने वाले वक्त के लिए। लेकिन इस पर अगर डिबेट होती है ना, मुझे लगता है कोई उस पर बुरी बात नहीं है, हम्म डिबेट होनी चाहिए, लेकिन आर्गुमेंट्स के आधार पर होनी चाहिए। आज हम्म तक क्या हुआ, किसने कहा कि इसको नहीं तोड़ देंगे, रिश्ता टूट जाएगा, कहीं ने कहा तोड़ देंगे, लेकिन चर्चा ही नहीं हुई इसका क्या है। लेकिन चलो आज वो हिस्ट्री हो गया है, ठीक है। लेकिन हम्म इतना बात क्या है कि चर्चा, डेमोक्रेसी में आप लोगों को रोक नहीं सकते कि आप चाहे उसको लाने की बात करते हो या नहीं आ सकता इसकी बात करते हो, तो मुझे लगता है हम्म। कि वो लोकतंत्र में, जमहूरियत में वो अलाउड है। आपने जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के अंडर भी काम किया, आप तब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर काम कर रही थी। कितना टफ था उसके साथ काम करना, या क्या एक्सपीरियंस जो आपका रहा है उसके साथ काम करने का, वो बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए मैं जो ये जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, मैं दो हिस्सों में बांट, जी एक है गवर्नेंस, हम्म एक है आइडियोलॉजिकल। ओके अगर आप हमारा गवर्नेंस अलायंस जो है, एजेंडा अलायंस जो है ना, हम्म उसको निकालेंगे, आप पढ़िए, उसमें गवर्नेंस की बात की है। हम्म और जैसे पीडीपी ने सेल्फ रूल की बात, बाकी चीजें जो है 370 की बात बैक बर्नर पर रखी थी, हमने भी 3 साल बैक बर्नर पर, हमने जी उसकी चर्चा नहीं की, राइट ना ही दिल्ली से भी हुई, हम्म उसमें कोई नहीं है। तो यहाँ गवर्नेंस अलायंस था, ओके आइडियोलॉजी को छोड़ के, ठीक गवर्नेंस अलायंस था। तो हमने 3 साल अच्छा काम किया, और हमारा काफी ज्यादा था जो है प्रोजेक्ट है, जम्मू में बहुत से प्रोजेक्ट्स आए, कश्मीर में भी डेवलपमेंट हुई। और आज मैं कह सकता हूँ कि आज जितने प्रोजेक्ट हमारे टेन्योर के बनाए हुए प्रोजेक्ट, लेकिन जब हमारी अपोजिशन ने भी, और जिस तरीके से उसको बीफ पार्टी करना, कहा एमएलए हॉस्टल में, जम्मू में रोहिंग्यास की बात करना, फारूक उमर साहब ने
जो श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो वहां के एयरफोर्स के क्वार्टर्स बने, उनका क्या है, देखो जी ये असेंबली में कहा जी। कि ये जो है ये सैनिक कॉलोनी बन रही है। इस प्रकार की बात करना, इस प्रकार की बात करते हुए अपोजिशन ने भी और हमारे जो साथी थे वो स्टैब में आ गए। और साना का जो केस हुआ, एक बच्ची का जो मर्डर हुआ, जिस प्रकार से उसके ऊपर जो उसको मारा गया, उसके साथ रेप हुआ, मैंने बार बार कहा इनको, टीडीपी के साथियों को, इवन के महबूब जी को कहा इसको एक रूटीन का जो एक क्रिमिनल केस के तौर पर किया जाए और उनको फांसी की सजा तक हम लेके जाएंगे, लेकिन इसको क्रिमिनलाइज मत करो, इसको हिंदू मुसलमान के दायरे में मत देखो। ये मैंने बार बार कहता रहा, लेकिन नहीं है, गलती हुई और कई तरफ से हुई। ठीक है, कुछ मिनिस्टर वहां चले गए, हमारे भी चले गए, वो टर्निंग पॉइंट बना। तो इसलिए वो जो आइडियोलॉजी जब आ गई, जब इस प्रकार की बातें आ गई, जो कि मुफ्ती साहब ने और मोदी जी ने, जब बाकी लोगों ने नहीं सोची थी, उस समय कहा गया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, लेकिन मैंडेट ऐसा है, तो मैंडेट को जो है मद्देनजर रखते हुए ये गवर्नेंस अलायंस हुआ। लेकिन 3 साल का जो हमारा गवर्नेंस का एक्सपीरियंस था, मैं पावर मिनिस्टर था, कितना ज्यादा हमने इंप्रूवमेंट की, कितना ज्यादा जो है पैसा लगा। 11,000 करोड़ का बजट था हमारा, 80,000 करोड़ जो है प्रधानमंत्री ने दिया हमें। और आप जो देखो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एम्स आया, आया जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चलो वो पहले की थी, लेकिन आपका जो फ्लाईओवर उस वक्त का बना है, और कई इंस्टीट्यूशन से आए। तो ये हमने बहुत कुछ किया, टूरिज्म में बहुत सा पैसा है, लेकिन क्या हुआ, 3 साल कोई ज्यादा वक्त नहीं होता। पहले अपने मुफ्ती साहब चले गए, वो बहुत बड़ा झटका लगा। मुफ्ती साहब बड़े विजनरी, दूर की सोचने वाले थे, ठीक है, और उनका था भी नहीं, हम जम्मू और कश्मीर के बीच की दूरी को और जो हिंदू और मुसलमान की दूरी को हमने अगर कम करना है, तो ये जो है इसको सफल होना चाहिए जो एक्सपेरिमेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। उसका कारण यही हुआ कि जो है जो बाद में आके जो मुद्दे खड़े हो गए, जिसके कारण जो है हमें विड्रॉ करना पड़ा, कि लगा पे नहीं, अभी जो है चीजें दूसरी तरफ जा रही हैं, तो विड्रॉ करना पड़ा। और उसके बाद, और एक मैं बताता हूँ, जिस तरीके से उस वक्त मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हुए बीजेपी ने और पीडीपी ने मिलकर गवर्नेंस अलायंस बनाया, क्योंकि मैंडेट ऐसा जी। इसी तरीके से उसी मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हुए, आप कहते हैं ना प्रकार गैंग कहते हैं, उसके बाद क्यों बुलाया, क्योंकि उसको भी इसी प्रकार का रिस्पेक्ट करते हुए नहीं, क्योंकि जरूरत ये है जमहूरियत। तो ये एक बात, ये फर्क को समझने की जरूरत है। उस वक्त भी डेमोक्रेसी को एक मौका दिया गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तब जो है दूसरी तरफ जो है बात निकली, क्या पे नहीं भी, अभी जो है कि ऑपरेशन की जरूरत है, जब 5 अगस्त को जो हुआ, ठीक है। इसी तरीके से जो 24 जून का जो था ऑल पार्टीज मीटिंग थी, उसको भी जमहूरियत को एक बार फिर से जो है एक मौका दिया। और मुझे लगता है कि अभी सभी लोग जो है वो रियलाइज कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार आए और एक जमहूरियत जो है यहाँ स्टैब्लिश हो, ताकि लोगों का जो कनेक्ट खत्म हो गया लोगों का और सरकार का, वो बहाल किया जाए, क्योंकि लोग जो है बड़े अफसरशाही से बड़े दुखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।